Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's our topic is revenue for the company, class 8, subject history. Our last topic was the company becomes the divan. आइए इसी टॉपिक पे जानने की कोशिश करेंगे कि दीवानी राइट्स हासिल करने के बाद कंपनी के पास जो मसला था, कंपनी के लिए रेवेन्यू हासिल करना, वो उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं. द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल saw itself primarily as a trader. कंपनी को दीवान राइट्स मिल गई, रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट्स तो मिल गई, लेकिन वो अपने आप को बशर्ते ट्रेडर की हैसियत से ही देख रहे थे. इट वांटेड ए लार्ज revenue income but was unwilling to set up any regular system of. कम चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए मुतमईन नहीं थे कि कोई मुकम्मल तरीका, कोई रेगुलर तरीका, बाज़ाब्ता तरीका इसके लिए तैयार किया जाए जिससे ये रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए. The effort was to increase the revenue as much as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible. इनका मकसद था रेवेन्यू इंक्रीज करना, आमदनी में इजाफा करना. as it could and buy fine cotton and silk cloth as cheaply as possible, ताकि ये कॉटन और सिल्क के कपड़े खरीद सकें, जितना सस्ते मुमकिन हो उतना सस्ते वो खरीद सकें. Within 5 years the value of goods bought by the company in Bengal doubled. 5 साल में ही जो कंपनी द वैल्यू ऑफ गुड्स, चीज़ों की कीमतें जो थी, जो कंपनी खरीदती थी बंगाल में, वो डबल हो गई. बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. 1850 ईस्वी में कंपनी जो थी वो कुछ चीज़ें खरीदती थी हिंदुस्तान में, बाय इंपोर्टिंग गुड्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन. वो कैसे वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करती थी. नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. जो अब बंगाल में जो रेवेन्यू हासिल किया जाता था उससे क्या फाइनेंस होता था, उससे क्या फाइनेंस हो सकता था, दूसरे तो द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, जो बाहर चीज़ें भेजी जाती थी, जो फॉरेन कंट्रीज़ को चीज़ें भेजी जाती थी, उनके लिए रेवेन्यू. Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis. हाँ, soon it was clear, अब ये बात साफ आया थी कि बंगाल इकानमी जो थी उसको बहुत क्राइसिस, बंगाल का इकानमी जो थी वो क्राइसिस से गुजर रही थी, वहाँ ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो रही थी. Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices. आर्टिशंस जो थे और अब अपना काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती वो चीज़ें उनको बेचने के लिए कहा जाता था, तो बहुत, और वो भी बहुत कम कीमत पर, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता था. Peasants were unable to pay the dues that were being demanded for them. ये काश्तकार जो थे, ज़मींदार जो थे, उनसे जो जितना मांगा जाता था वो उतना देने के लिए तैयार नहीं थे, वो उतने देने के हक में नहीं थे, वो उतना दे नहीं सकते थे. Artisanal production was on decline and cultivation showed signs of collapse. इससे क्या हुआ, आर्टिशंस जो चीज़ें तैयार करते थे उनमें भी कमी देखने को मिली, और पीजेंट्स जो एग्रीकल्चरिस्ट जो थे, काश्तकार जो थे, फार्मर जो थे, जो प्रोडक्शन वो करते थे, उसमें भी कमी वाक़ा हुई, क्योंकि उनको बहुत कम कीमत मिलती थी, जिससे उनका दिल इस काम में नहीं लगता था.
then in 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. तब क्या हुआ 1770 में एक ज़बरदस्त फेमाइन आया, कहत आया, जिससे तकरीबन जिससे तकरीबन 10 मिलियन लोग बंगाल में मर गए. About 1/3 of the population was wiped out. तकरीबन 1/3 जो पॉपुलेशन थी बंगाल की उसका सफाया हो गया, वो सब के सब मर गई. तो इस तरह हमारा टॉपिक जो है वो आज यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है. दीजिए इजाज़त. थैंक्स.